हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज की जो क्लास है भैया, कक्षा 12 रसायन विज्ञान, और चैप्टर फर्स्ट चल रहा है विलयन, यानी पहला पार्ट है विलयन। और उसमें जो है कुछ टॉपिक हो चुके हैं, लेकिन आज का जो बेहतरीन टॉपिक है उस टॉपिक को समझते हैं। एक थे हेनरी साहब। इन्होंने जो है गैसों में द्रव की विलेयता का अध्ययन करके एक नियम प्रतिपादित किया था, जिसे कहते हैं हेनरी का नियम। तो ये नियम क्या है भैया, इसके बारे में हम समझते हैं। आइए देखते हैं। इन्होंने ये कहा था कि गैस जो है, गैस जो है भैया, गैस अगर कोई गैस है मान लीजिए, और इस गैस में जो है, तो गैसों के लिए इन्होंने काम किया है भैया। तो नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार नियम ये कहता है कि जो गैस की विलेयता है, गैस की विलेयता दाब के समानुपाती होती है। दाब के समानुपाती होती है। गैस की जो विलेयता है दाब के समानुपाती होती है। हाँ, गैस की विलेयता मतलब गैस की जो है मात्रा जो है वो दाब के समानुपाती होती है। ठीक है। यदि गैस की विलेयता की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगी आपकी W हो जाएगी, और ये समानुपाती किसके हो जाएगा? तो समानुपाती हो जाएगा भैया P के। ये P क्या है भाई? तो P दाब है, और ये जो है गैस की घुली हुई मात्रा है, यानी घुली हुई मात्रा है भैया। ठीक है, ये हो जाएगा। W बराबर क्या आएगा? W बराबर आएगा KP। ठीक है। ये जहाँ K क्या होगा? K होगा एक समानुपाती नियतांक होगा या स्थिरांक होगा भाई। ठीक है, स्थिरांक है। इतनी बात समझ में आई होगी। हाँ, तो ये समानुपाती जो है स्थिरांक है भैया। तो W बराबर आपको फार्मूला मिल गया KP। ठीक है। यहाँ अगर थोड़ा ध्यान दें तो हम स्थिर टेम्परेचर को भी ले सकते हैं, यानी स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता, ऐसे कर लूँ, किसी गैस की विलेयता जो है दाब के समानुपाती होती है। तो W क्या है भाई? एक बार फिर लिख लेते हैं। W है घुली हुई मात्रा, गैस की घुली हुई मात्रा है। ठीक है, घुली हुई मात्रा। और K क्या है? तो K लिखा हुआ है भैया, K है आपका समानुपाती स्थिरांक या फिर नियतांक है। और जो P है, P क्या है भैया? P है आपका साम्यावस्था पर दाब है। दाब क्या है भैया? P है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। हाँ, अब यदि इसमें थोड़ा ध्यान देंगे, यदि विलेयता को विलेयता को विलेयता को विलयन के मोल अंश के रूप में व्यक्त किया जाए भाई, मोल अंश के रूप में व्यक्त करें, तब क्या बनेगा नियम? तब ये बनेगा, किसी गैस का आंशिक दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। मोल अंश या मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है भैया, यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो मोल अंश और गैस का आंशिक दाब क्या हो? गैस का आंशिक दाब जो है P होगा, समानुपाती किसके होगा? गैस के मोल अंश के
तो ये एक्स गैस हो जाएगा आपका, ठीक है। यानी P बराबर आपको मिलेगा KH एक्स गैस मिल जाएगा, ये मिलेगा आपको। जहाँ ये जो K है, KH है भैया, KH, जहाँ KH जो है हेनरी स्थिरांक है, क्या है, हेनरी स्थिरांक है, ठीक है। तो भैया ये दो नियम जो है, मतलब हेनरी का नियम है। नियम मेन रूप से यही है कि स्थिर दाब पर किसी गैस की जो विलेयता है दाब के समानुपाती होती है, तो ये लिखाया गया है इधर। उसके बाद अगर देखें तो ये विलेयता को विलयन के मोल अंश के रूप में व्यक्त किया जाए तब क्या बनेगा। तो विलयन के जब मोल अंश के रूप में व्यक्त किया जाएगा तो इस हिसाब से आपको समझना चाहिए। अच्छा, अब आगे बात आती है जो मेन टॉपिक है इसका। मेन टॉपिक ये है कि इसी में हेनरी के नियम को, अगर नियम के ग्राफ को अगर समझा जाए, तो हेनरी के नियम का जो ग्राफ है, के नियम का ग्राफ समझें अगर, तो ग्राफ किस प्रकार समझेंगे। यानी एक चीज ध्यान दीजिएगा, गैस का जो आंशिक दाब है, गैस का आंशिक दाब, गैस का आंशिक दाब व गैस के मूल अंश के मध्य, गैस के मूल अंश के मध्य या मूल प्रभाज के मध्य, प्रभाज के मध्य ग्राफ खींचने पर, ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है, एक सरल रेखा प्राप्त होती है भैया, ठीक है, एक सरल रेखा प्राप्त होती है, ठीक है। अब ग्राफ मान लीजिए कैसे खींचा जाए। अगर ये मान लीजिए आंशिक दाब को दर्शा रहा हो और ये लाइन जो है आपको क्या दर्शा रही हो भैया, मोल अंश को दर्शा रहा हो, यानी ये अपना जो है मोल अंश या मोल प्रभाज है, तो यहाँ पर जीरो वैल्यू होगी और ये क्या हो जाएगा, ये भैया होगा आंशिक दाब, क्या हो जाएगा, आंशिक दाब हो जाएगा, ठीक है। तो इनके मध्य जो ग्राफ खींचेगा वो कुछ इस प्रकार से एक लाइन आपको मिलती है। यहाँ पर मान लीजिए कुछ वैल्यूज हैं, ये कुछ वैल्यू दी हुई हैं, एक सरल रेखा आपको मिल जाएगी भैया, ठीक है, ये सरल रेखा आपको एक मिलेगी। ये बात आपको समझ में आई है, बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। बहुविकल्पी में पूछा जाता है कि यदि गैस के आंशिक दाब या गैस के मोल अंश के मध्य ग्राफ खींचने पर क्या प्राप्त होता है, तो आपको ध्यान रखना है एक सरल रेखा प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो भाई ले लीजिए। आगे बढ़, अब जो है भैया हेनरी के नियम के अनुप्रयोगों पर चर्चा करते हैं। देखिए कितने महत्वपूर्ण अनुप्रयोग होते हैं, तो 3-4 पॉइंट में आपको बताए गए हैं। यानी देखिए पहला पॉइंट अपना क्या है कि जो मानव शरीर में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, यानी जो श्वसन क्रिया होती है भैया, वो हेनरी साहब के नियम पर आधारित होती है। क्या कहता है पॉइंट, हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन, हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का रक्त में घुलना हेनरी के नियम पर आधारित होता है, ठीक है। जबकि इसी में और पॉइंट है, देखिए फेफड़ों में हवा का आंशिक दाब रक्त में घुली हुई गैसों के, फेफड़ों में हवा का आंशिक दाब रक्त में घुली हुई गैसों के आंशिक दाब को प्रभावित करता है। उच्च ऑक्सीजन दाब के कारण ऑक्सीजन रक्त में घुल जाती है और शरीर में CO2 के उच्च दाब के कारण यह रक्त से फेफड़ों में निकल जाती है। यानी ऑक्सीजन का रक्त में घुलना और CO2 का फेफड़ों में, CO2 का रक्त से फेफड़ों की ओर निकलना, यही तो श्वसन प्रक्रिया है। तो ये सब आधारित किस पर होती है भैया, ये हेनरी के नियम पर आधारित है, ठीक है। उसके बाद हम जितने भी शीतल पेय पदार्थ यूज करते हैं, जैसे सोडा वाटर हो गया या फिर अपना कोल्ड ड्रिंक हो गया, उसमें देखिए क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा की बोतलों में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उच्च दाब पर घोला जाता है, ठीक है। बोतल खोलने पर, बोतल खोलने पर गैस का आंशिक दाब अचानक कम हो जाता है, जिससे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता घट जाती है और गैस के बुलबुले के रूप में बाहर निकलने लगती है। जो गैस है वो बुलबुलों के रूप में बाहर निकलने लगती है। देखिए आपने कोल्ड ड्रिंक की जब भी बोतल खोली होगी
तो गैस के रूप में बुलबुले बाहर निकलने लगते हैं, यानी कोल्ड ड्रिंक जो है गैस के बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है। बात समझ में आई ना। ये घटना भी किस पर आधारित है भैया, तो हेनरी के नियम पर आधारित है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है जो अपना, गहराई में जो गोताखोर लोग होते हैं, तो गोताखोर जो गहरे समुद्र में जाते हैं उन्हें हवा के बजाय ऑक्सीजन और हीलियम जैसी गैसों के मिश्रण में सांस लेनी पड़ती है। ये बात तो बिल्कुल सही भैया। हीलियम हीलियम को मिलाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर में हीलियम को मिलाते हैं, ठीक है। उच्च दाब पर नाइट्रोजन हवा में आसानी से घुल जाती है और रक्त में जमा हो जाती है, जिससे बैंड्स नामक बीमारी उनको हो जाती है, या बैंड्स नामक समस्या हो सकती है। बैंड्स नामक समस्या क्या होती है आपको बताएं। जब उच्च नाइट्रोजन यानी उच्च सांद्रता पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रक्त के साथ श्वसन क्रिया में जाती है, तो ये मांसपेशियों में अत्यधिक पीड़ा उत्पन्न करती है। तो इस पीड़ा से बचने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है उसमें हीलियम जैसी गैसों को मिलाया जाता है भैया, ठीक है। हीलियम जैसी गैसों को मिलाया जाता है, जिससे श्वसन क्रिया के दौरान उनको उनको नाइट्रोजन जो जमती है, यानी उससे जो बैंड्स नामक बीमारी होती है उससे कुछ रिलीफ मिले, थोड़ा आराम मिल जाए भैया, ठीक है। हीलियम का उपयोग नाइट्रोजन की तुलना में कम घुलनशील होने के कारण इस जोखिम को कम करता है। तो ये बात आपको मेरे ख्याल से समझ में आई होगी, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और समझ लीजिए, मान लीजिए 3 पॉइंट हैं ये। चौथा पॉइंट ये भी है, जो पर्वतारोही होते हैं या फिर जो अत्यधिक ऊंचाई पर रहते हैं, जैसे सियाचिन वगैरह है, लेह लद्दाख वगैरह है, यहाँ पर जो लोग निवास करते हैं उनमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी यानी उनके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल जो है कम होने लगता है। और ये क्यों होता है कम, क्योंकि वहाँ पर दाब कम होता है। दाब कम होने से उनके शरीर में ऑक्सीजन के लेवल कम हो जाते हैं और इस कारण उनको अत्यधिक कमजोरी का सामना करना पड़ता है। जब उनको कमजोरी ज़्यादा आती है तो उनका जो आईक्यू लेवल होता है, यानी सोचने की जो क्षमता होती है भैया, वो क्षमता बहुत कम होने लगती है। या फिर ये भी कुछ स्थितियों में कहा जाता है कि उनकी याददाश्त थोड़ा कमजोर हो जाती है। यानी जो अत्यधिक ऊंचाई पर रहने वाले लोग हैं उनके सोचने की क्षमता कम होती है। क्यों कम होती है? कम होती है भैया क्योंकि उनके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। अब ये ऑक्सीजन का लेवल वहां पर वायुमंडलीय दाब के कम होने के कारण होता है। तो इस घटना को एनॉक्सिया कहते हैं। यानी ये बीमारी कौन सी है? एनॉक्सिया नामक उनको बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। तो उम्मीद करते हैं भैया ये हेनरी के अनुप्रयोग जो है आपको बेहतर रूप से समझ में आए होंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है अपना, राउल्ट का नियम। और राउल्ट का नियम जो है ये वाष्पशील विलेय पदार्थों के लिए है, ये बात आप कह सकते हो। ये नियम क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा जरा। यानी वाष्पशील पदार्थों के लिए राउल्ट का नियम है, इसको जरा समझें। तो नियम भैया कहता है, इस नियम के अनुसार इस नियम इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार क्या नियम कहता है भैया, ध्यान दीजिएगा जरा, कि शुद्ध अवस्था पर शुद्ध अवस्था पर गैस का आंशिक वाष्प दाब, गैस करें, विलयन कर लो यहाँ पर। क्या करेंगे भाई? विलयन करेंगे। विलयन का आंशिक वाष्प दाब घटक के मूल अंश के समानुपाती होता है। घटक के मूल अंश के समानुपाती होता है।
शुद्ध अवस्था पर विलयन का आंशिक वाष्प दाब घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है भैया, ठीक है। अब समानुपाती जब होगा तो क्या कहा जाएगा, ध्यान दीजिए जरा। माना विलयन का विलयन का या विलयन के घटक का, विलयन के घटक का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब क्या हो, आंशिक वाष्प दाब भैया पी ए हो, पी ए व मोल अंश क्या हो, एक्स ए हो, एक्स ए हो। तो थोड़ा यहाँ अगर ध्यान दें तो पीए यानी घटक के लिखिए, घटक के आंशिक दाब, घटक के आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब क्या हो भैया, आंशिक वाष्प दाब पी ए व पी बी हो और घटक के मोल अंश, घटक के मोल अंश, घटक के मोल अंश या मोल प्रभास एक्स ए व एक्स बी हो। तो नियम के अनुसार नियम क्या कहेगा, तो नियमानुसार नियम ये कहता है भाई, जो पी ए है वो समानुपाती है किसके, एक्स ए के। इसी प्रकार पी बी जो है वो समानुपाती किसके है, एक्स बी के है, ठीक है। यहाँ थोड़ा अगर ध्यान देंगे, थोड़ा ध्यान देंगे तो ये पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ठीक। इसी प्रकार पी बी बराबर क्या होगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ठीक। ये बात आपको समझनी है, यानी दो घटक हैं विलयन के ए और बी। तो बात आपको समझ में आई है। यहाँ ध्यान दीजिए, ये समझ में आ गया होगा भाई। अगर विलयन की बात करी जाए तो विलयन क्या होता है, विलयन होता है पी, विलयन का आंशिक वाष्प दाब क्या होगा, पी होगा। और टी मतलब कुल विलयन का आंशिक वाष्प दाब, यानी पी टी बराबर क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी होगा, पी ए प्लस क्या हो जाएगा, पी बी होगा। तो पी टी बराबर क्या होगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी हो जाएगा भैया, ठीक है। इस तरीके से अगर आप समझेंगे तो कुल विलयन का वाष्प दाब इस प्रकार से हम निकालते हैं। अगर थोड़ा भाषा में सुधार कर लें, देखिए भाषा में थोड़ा भाई सुधार कर लें, यानी ये देखिए भाषा में सुधार करते हैं, ये चीज़ जो लिखी है इसको थोड़ा अगर हटाएं तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे ये कि विलयन के घटक का आंशिक वाष्प दाब, विलयन के, ये चीज ध्यान दीजिएगा भैया थोड़ा, विलयन के घटक का आंशिक वाष्प दाब। अब ये बात सही है, घटक का आंशिक वाष्प दाब, घटक का आंशिक वाष्प दाब घटक के मूल अंश के समानुपाती होता है। बात आपको क्लियर हुई है, ये बात समझिए। विलयन के घटक का आंशिक वाष्प दाब घटक के मूल अंश के समानुपाती होता है। तो मान लिया हमने, माना विलयन के घटक का आंशिक दाब वाष्प दाब कितना है, पी ए, दो घटक होंगे तो पी बी, और घटक के मूल अंश कितने होंगे, एक्स ए और एक्स बी हो। तो नियमानुसार नियम क्या कहता है कि घटक का जो मूल अंश है, घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है वो मूल अंश के समानुपाती है। यहाँ समानुपाती हटेगा तो पी नॉट ए और पी नॉट बी आएगा, ठीक है भैया। अब ये पी नॉट ए और पी नॉट बी है, ये क्या है, तो ये देखेंगे, जहां पी नॉट ए व पी नॉट बी शुद्ध अवस्था पर
अवस्था पर घटक के आंशिक वाष्प दाब हैं, आंशिक वाष्प दाब हैं भैया, ठीक है, आंशिक वाष्प दाब हैं, ठीक, जो कि हैं क्या, ये हैं तो एक समानुपाती स्थिरांक के रूप में, लेकिन इनको हम ये जानते हैं कि पी नॉट ए और पी नॉट बी जो है शुद्ध अवस्था पर घटक के आंशिक वाष्प दाब हैं, ठीक है। ये बात आपको समझनी चाहिए भैया, और उम्मीद करते हैं ये नियम आपको समझ में आया होगा। अब इसी नियम पर आधारित जो अपना टॉपिक है, वो टॉपिक भैया होने वाला है आदर्श विलयन, ठीक है। फिर आदर्श विलयन पढ़ेंगे, उसके बाद अनादर्श विलयन पढ़ेंगे, और अनादर्श विलयन में ऋणात्मक और धनात्मक दो प्रकार के विचलन होते हैं। तो आइए समझते हैं आगे आदर्श विलयन क्या होता है भाई। हाँ, तो अपना जो है अभी अभी आदर्श विलयन है, और आदर्श विलयन आखिर होते क्या हैं, यानी देखो इसमें समझना है थोड़ा कि ऐसे सभी विलयन जो सभी सांद्रता व ताप पर राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। अब सभी विलयन आदर्श विलयन नहीं हो सकते हैं, केवल उन्हीं विलयन को हम आदर्श विलयन कहेंगे जो जो निम्न शर्तों का पालन करेंगे। अब ये शर्तें क्या हैं भैया, तो आइए हम इसको समझते हैं कायदे से। यानी इसमें जो बात बनेगी वो बात क्या बनेगी, ऐसे सभी विलयन, ऐसे ऐसे सभी विलयन भैया, ऐसे सभी विलयन जो प्रत्येक सांद्रता व ताप पर, प्रत्येक सांद्रता व ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं भैया, ठीक है। आदर्श विलयन होने के लिए, आदर्श विलयन होने के लिए निम्न शर्तों का पालन होना आवश्यक है, निम्न शर्तों का पालन होना आवश्यक होता है। अब ये शर्तें क्या हैं, तो इनके बारे में हम समझें भैया, आवश्यक है। शर्तें क्या होती हैं जरा इन पर ध्यान देंगे हम। जो आदर्श विलयन के लिए जो शर्तें हैं, तो पहली शर्त ये होती है कि विलयन का जो कुल आंशिक वाष्प दाब होगा P या PT बराबर PA प्लस PB, यानी P नॉट A इंटू XA प्लस P नॉट B इंटू XB, ये होना चाहिए। अगर इसी में समझें तो जो घटक का आंशिक वाष्प दाब होगा वो बराबर होना किसके चाहिए, P नॉट A इंटू XB के बराबर होना चाहिए, या फिर घटक का आंशिक वाष्प दाब जो PB है वो घटक के शुद्ध अवस्था में आंशिक वाष्प दाब और उसके मूल अंश के समानुपाती होना चाहिए, मतलब मूल अंश के गुणे में यहाँ पर होना चाहिए। तो ये पहला पॉइंट है, यानी जैसे सभी विलयन जो इन शर्त का पालन करते हैं वही राउल्ट के नियम होते हैं, मतलब वही आदर्श के विलयन होते हैं या आदर्श विलयन होते हैं भैया, ठीक है, ये आपको समझना है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या कहा जाएगा, दूसरा पॉइंट ये कहा जाएगा भैया कि विलयन का जो कुल आयतन होगा, विलयन का कुल जो आयतन होगा, कुल आयतन घटकों के आयतन के योगफल के बराबर होना चाहिए, घटकों के आयतन के योगफल के बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए भैया, ठीक है, बराबर होना चाहिए।
यानी ये है आदर्श विलयन बनाया गया हो और उसमें डेल्टा वी मिक्सर जो है बराबर कितना होना चाहिए, तो बराबर होना चाहिए 0 के। ये दूसरा पॉइंट है भैया, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करेंगे तो तीसरा पॉइंट ये कहता है कि विलयन बनाते समय एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होना चाहिए। एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होना चाहिए भैया, ठीक है। यानी एंथैल्पी बदलती ना हो, एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होना चाहिए, ठीक है। यानी डेल्टा एच जो है अपना, डेल्टा एच मिक्सर जो है वो बराबर किसके होना चाहिए, तो 0 के होना चाहिए। ये बात आपको कंफर्म हो गई भैया, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, अगर विलयन के दो घटक हैं, विलयन के दो घटक हैं, विलयन के दो घटक हैं, इसी में थोड़ा ध्यान देंगे। विलयन जो है ये बनाते समय लिखा हुआ है भैया, ठीक। बनाते समय एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होना चाहिए। अर्थात अगर यहाँ पर थोड़ा देखें तो इसी में हम अर्थात करके समझ लें, ऊर्जा ना तो उत्पन्न होनी चाहिए, ऊर्जा ना तो ऊर्जा ना तो उत्पन्न होनी चाहिए और ना ही नष्ट होनी चाहिए, ना ही नष्ट होनी चाहिए। नष्ट का मतलब यहाँ पर अधिशोषण हो जाएगा, और ना ही ऊर्जा का अवशोषण होना चाहिए, अवशोषण होना चाहिए। ये बात आपको समझ में आ गई होगी भाई, ठीक। एक पॉइंट और हम अगर देखें यहाँ पर, यानी विलयन के घटकों या फिर घटक की जगह पर अवयवों भी कह सकते हो, घटकों के मध्य अंतरा आणविक अन्योन्य क्रियाएं ए व बीबी प्रकार की होती हैं, ए व बीबी प्रकार की होती हैं, बीबी प्रकार की होती हैं। जबकि विलयनों में ए बी प्रकार की होती हैं, ए बी प्रकार की होती हैं, ठीक। यहाँ पर जो ए और ए बी बी हैं, ये भैया मतलब है कि जो विलयन बनना चाहिए, मतलब यहाँ पर जो अन्योन्य क्रियाएं होनी चाहिए उनमें घटक का घटक में ही होना चाहिए, यानी सेम घटक होना चाहिए या फिर सेम अवयव होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ उदाहरणों को देखेंगे। कुछ उदाहरण भैया हैं जो आदर्श विलयन के रूप में कार्य करते हैं। उदाहरण क्या हो जाएंगे, जैसे बेंजीन प्लस टॉलुइन का विलयन है, बेंजीन प्लस टॉलुइन का मिश्रण जो है, टॉलुइन का जो मिश्रण है अपना, ये जो है आदर्श विलयन के रूप में कार्य करता है। बेंजीन का फार्मूला देखें तो C6H6 होगा, और टॉलुइन की बात करें तो C6H5CH3 होगा भैया, ठीक है। ये एक उदाहरण हो गया। ऐसे ही मान लीजिए दूसरा है, जैसे क्लोरोबेंजीन, सीधे सूत्र लिख रहे हैं भाई, क्लोरोबेंजीन है आपका C6H5Cl हो जाएगा प्लस ब्रोमोबेंजीन C6H5Br हो जाएगा, यानी इनका जो मिश्रण है ये भी आदर्श विलयन होता है। इसी प्रकार एक और उदाहरण हम देखें, जैसे मेथेनॉल प्लस एथेनॉल, मेथेनॉल प्लस एथेनॉल का जो मिश्रण है ये भी आदर्श विलयन का उदाहरण है भैया, ठीक है। तो आज की जो क्लास है भाई मेरे,
वो हम लोगों ने आदर्श विलयन तक जो है पढ़ लिया है। ठीक है बच्चा, यानी आदर्श विलयन तक हम लोगों ने जो है पढ़ लिया है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो भाई मेरे, तो क्लास को ज़रूर शेयर करिएगा, अपने साथियों तक वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। आज के लिए बस इतना ही है। टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं कल अगले नए वीडियो में। ठीक।